मेरा भारत महान बनेगा, ऐसा हम लोग बोलते तो हैं, लेकिन क्या इंडिया में सच में चाइना को बीट करने की और चाइना से बड़ा बनने की कैपेबिलिटी है भी? क्योंकि जितना चाइना एक महीने में एक्सपोर्ट करता है, इंडिया को उतना एक्सपोर्ट करने में लगभग 1 साल लग जाता है। फिर भी हम लोग बोलते रहते हैं इंडिया चाइना को बीट कर देगा, लेकिन जब सवाल आता है कैसे, तो हम लोगों के पास उसके आंसर्स ही नहीं होते। इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच है, क्या हम लोग इतने सालों से खुद को एक झूठा दिलासा देते हुए आ रहे हैं, क्या इंडिया सच में चाइना को बीट कर पाएगा या नहीं। हम सपने देखते हैं विश्व गुरु बनने के, क्योंकि हमारे मिनिस्टर्स के पास हर सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है, इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हमने जापान को ऑलरेडी बीट कर चुका है। लेकिन आज इंडिया की रियलिटी क्या है ये तुम्हें भी पता है, और ये सारी रियलिटी सब लोगों के सामने है। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो सिर्फ पेपर पे है, जब तुम असली में फोटो देखते हो जापान की और इंडिया की, उसको देख के तो नहीं लगता कि इंडिया जापान से आगे निकल चुका है। तो असली में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी का सच क्या है? इसी के साथ हमारी पॉपुलेशन चाइना से भी ज्यादा हो चुकी है आज, लेकिन इकोनॉमी में हम लोग आज भी चाइना से 5 गुना कम है। इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या इंडिया ने जापान को सच में पीछे छोड़ दिया है? आज ऐसे सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर करते हैं हम इस वीडियो में। दिस इज योर होस्ट अर्पित शर्मा। अगर तुम्हें बिजनेस केस स्टडीज और फाइनेंस के बारे में सीखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हारे लिए ये चीज फ्री है, लेकिन मेरे लिए काफी हेल्पफुल है। सो नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। India, China. India and China. As India celebrates 77th Republic Day today, Chinese President Xi Jinping has issued a message heaping praise on the ties between the two countries in his Republic Day greeting to President Draupadi Murmu. सबसे पहले हम बात करते हैं 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी की और इसका एक्चुअल में क्या सिग्निफिकेंस है। क्या कि सच में एक सही मेट्रिक भी है इंडिया को और जापान को कंपेयर करने के लिए? एक बहुत ही ज्यादा सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा कि तुम सब लोगों को समझ में आ जाएगा। एक बार इमेजिन करो, 2 फैमिलीज हैं, एक जिसमें 4 लोग हैं और वो सब मिलके 200 रुपए कमाते हैं। दूसरी तरफ एक फैमिली में 50 लोग हैं और ये सब लोग मिलके 500 रुपए कमाते हैं। फैमिली 1 जिसमें सिर्फ 4 लोग हैं, वहां पे पर पर्सन 50 रुपए कमा रहा है। दूसरी तरफ जिस फैमिली में 50 लोग हैं, वहां पे हर कोई सिर्फ 10 रुपए कमा रहा है। और कहीं ना कहीं यही डिफरेंस है इंडिया और जापान की इकोनॉमी में। तो अब एक बार मेरे साथ प्रैक्टिकली सोचो, किसकी लाइफ ज्यादा अच्छी होगी, किसकी लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छी होंगे, किसका एजुकेशन, कौन सी फैमिली बेटर कर रही होगी लाइफ में। ऑब्वियसली फैमिली 1 बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी रही होगी, अच्छा खासा खाना खा रही होगी, अपने बच्चों को स्कूल में भेज रही होगी, क्योंकि हर पर्सन के पास 50 रुपए है स्पेंड करने को। दूसरी तरफ जो दूसरी फैमिली है वो ओवरऑल ज्यादा कमा रही है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट उससे बहुत ज्यादा है। 10 रुपए में हार्डली कोई बंदा खा पाएगा, अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएगा और बहुत कुछ। यही बेसिक एग्जांपल है और यही चीज हो रही है इंडिया और जापान में। अगर हम पेपर पे देखें तो ऐसा लगेगा यार, जो ओवरऑल प्रोडक्शन है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो तो इंडिया ज्यादा कर रहा है, लेकिन ये भी तो देखो इंडिया की पॉपुलेशन जापान से कितनी ज्यादा है। इसलिए जब बात आती है लाइफस्टाइल की, जीडीपी पर कैपिटा की, इंडिया अभी भी जापान से बहुत पीछे है। और ये इमेजेस देख के तुम्हें खुद समझ में आ गया होगा। और ये सब तो सिर्फ शुरुआत है। मैं तुम्हें आज इंडिया के ऐसे कुछ अनकंफर्टेबल सच दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ, जहाँ सिस्टम कुछ और बोलता है लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे कुछ और ही हो रहा होता है। अगर तुम जेन्युइनली इंडिया की ग्रोथ चाहते हो, ये वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बल्कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी डिस्कस करूंगा, जो गवर्नमेंट लेवल पे नहीं पर हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब चाइना इंडिया से इतना आगे कैसे निकल गया, ये जानने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पहले जाना पड़ेगा। इंडिया और चाइना दोनों को लगभग एक ही टाइम पे फ्रीडम मिली थी, इंडिया को 1947 में और चाइना को 1949 में। और अगर तुम सोचते हो कि चाइना स्टार्टिंग से ही इंडिया से बहुत ज्यादा बेटर था, तो तुम एकदम गलत हो। चाइना में 1940s के एंड में सिविल वॉर चल रहा था, हाइपर इन्फ्लेशन था, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका था, डेकेड्स ऑफ फॉरेन ऑक्यूपेशंस थे, पॉपुलेशन की वजह से फेमाइन आ रहा था और उनकी लिटरेसी रेट लगभग 20% थी। दोनों कंट्रीज ने लगभग सेम ही हालत से स्टार्ट किया था और कुछ कुछ जगहों में तो चाइना की कंडीशन इंडिया से भी ज्यादा गंदी थी। बट 2026 आते आते गेम थोड़ा ज्यादा ही बदल चुका है। चाइना की जीडीपी $20.65 ट्रिलियन है और इंडिया की जीडीपी सिर्फ $4.51 ट्रिलियन। और ये 5 गुना का डिफरेंस कोई 1-2 साल में नहीं बना है। ये एक चेन रिएक्शन है, एक डिसीजन ने दूसरी चीज को पुश किया है और धीरे धीरे एक पूरा सिस्टम बना है। और ये पूरी चीज बेसिकली 4 फैक्टर्स की वजह से बना है, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फैक्टर 1, पॉलिसी स्पीड एंड एग्जीक्यूशन। चाइना ने 1978 में डिसाइड कर लिया था कि हम इकोनॉमी को ओपन कर देंगे, दुनिया के लिए ओपन कर देंगे। डेंग शाओपिंग ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने का। अब तुम सोच रहे होगे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का क्या मतलब होता है। तो बेसिकली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक ऐसी जगह होती है जहां बिजनेस के रूल्स और रेगुलेशंस काफी इजी कर दिए जाते हैं।
वहाँ पे कम टैक्स होता है, बहुत फास्ट अप्रूवल्स मिल जाते हैं, मिनिमम पेपर वर्क होता है और एक बिजनेस करने की स्पीड और एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है। जब भी कोई नई कंपनी स्टैब्लिश होती है, एक्सपैंड करते हैं, उनके दिमाग में काफी सारा डर होता है कि यार रूल्स एंड रेगुलेशंस, लाइसेंसेस वगैरह कम मिलेंगे, लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इसी डर को खत्म कर देता है। वो सारी पॉलिसीज बिजनेस के लिए इतना ईजी बना देता है। बेसिकली गवर्नमेंट ये कह रही होती है इनडायरेक्टली, यार आप इधर आओ, बिजनेस करो और जो भी झंझट होगा हम फटाफट सॉल्व करके देंगे आपको। अब हमें बात करने से बेटर है तो मैं एक रियल एग्जांपल से समझाता हूँ, इसलिए सुनो। 1979 में शेंजन एक छोटा सा फिशिंग विलेज था जिसकी पॉपुलेशन कितनी थी? 30,000। गवर्नमेंट ने इसको एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दिया, मतलब वो कंपनीज आ सकती है, फैक्ट्री सेटअप कर सकती है, लाइसेंस वगैरह सारी पॉलिसी सब कुछ आराम से मिल जाएगा, कोई झंझट नहीं होगा। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसकी वजह से कंपनीज आई, फैक्ट्रीज बनी, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना स्टार्ट हुआ, स्कूल्स, हॉस्पिटल, रोड, सब कुछ। और इसी की वजह से आज पता है 2024 में शेंजन का जीडीपी कितना है? 560 बिलियन यूएस डॉलर्स। एक फिशिंग विलेज 40 साल में दुबई से भी बड़ा इकोनॉमिक हब बन चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी अच्छी पॉलिसीज सिर्फ चाइना ने बनाई, इंडिया ने भी पॉलिसीज बनाई, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पीएलआई स्कीम्स। लेकिन ग्राउंड पे आते आते स्पीड इतनी धीरे हो जाती है, अप्रूवल्स में इतने महीने लग जाते हैं और डिले इतना ज्यादा हो जाता है कि कंपनीज आना ही नहीं चाहती। कंपनीज वहां जाती है जहां पे एक्चुअली उनको स्पीड मिलती है और यही था फैक्टर 1। फैक्टर 2, मैन्युफैक्चरिंग। जब चाइना में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने, वहां पे कंपनीज आई और इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग स्काई रॉकेट हो गई। चाइना ने दुनिया को एक क्लियर मैसेज दे दिया, तुम हमें आइडिया दो, प्रोडक्शंस हम देख लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में ऑब्वियसली सवाल आ रहा होगा कि यार पॉपुलेशन तो इंडिया में भी थी, चीप लेबर तो इंडिया में भी था, तो लोगों ने, दुनिया ने, कंपनीज ने चाइना को क्यों चूज किया? उसके 3 मेन रीजंस थे। फर्स्ट एंड द मोस्ट ऑब्वियस वन, चीप मैसिव वर्किंग फोर्स, मतलब वहां पे बहुत सस्ते में लोग काम करने को रेडी थे क्योंकि वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। ज्यादा पॉपुलेशन मतलब ज्यादा जॉब, और जब भी जॉब करने वाले लोग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं मार्केट में तो ऑटोमेटिकली जो लेबर है उसकी कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई उतना होता नहीं है, तो हर कोई कम प्राइस में भी काम करने को रेडी हो जाता है और यही था रीजन 1। सेकंड, गवर्नमेंट सपोर्ट हर एक चीज में, भले ही वो लैंड हो, सेटअप हो या लोगों को ट्रेन करना, गवर्नमेंट ने सारी कंपनीज की जेन्युइनली हेल्प की। थर्ड, स्पीड। फैक्ट्रीज रेडी होने में महीने लगते थे, सालों नहीं। अगेन एक रियल एग्जांपल से समझो, नाइक ने 1981 में अपना प्रोडक्शन ताइवान से चाइना शिफ्ट किया। एज अ रिजल्ट उनकी लेबर कॉस्ट 70% से कम हो गई और उनके प्रॉफिट मार्जिन्स डबल हो गए। उन्हें इतना फायदा हुआ कि उन्होंने बाकी सब फैक्ट्रीज भी चाइना में ही शिफ्ट कर दी। फिर एडिडास आया, रिबॉक आया, फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज आई, मोटोरोला, सोनी, सैमसंग, और यही था एक डोमिनोज चेन इफेक्ट ऑफ हैविंग गुड पॉलिसीज। एक और एग्जांपल बताता हूं, 2001 में एप्पल ने फॉक्सकॉन के साथ डील की, आईफोन चाइना में ही बनेंगे। क्यों? एक फॉक्सकॉन फैक्ट्री में 2.3 लाख वर्कर्स एक ही कॉम्प्लेक्स में काम करते थे। असेंबली लाइन की स्पीड ऐसी थी कि 6 हफ्ते में एक नया आईफोन मॉडल एंड टू एंड रेडी हो जाता था। इनफैक्ट एक बार स्टीव जॉब्स ने भी कहा था, अमेरिका में भी इतने स्किल्ड इंजीनियर्स नहीं है। सो बेसिकली ब्रांड अमेरिकन, डिजाइन यूरोपियन, लेकिन प्रोडक्शन कहाँ हो रहा था? चाइना में। और जिस कंट्री में प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां के लोगों को बूस्ट मिलता है, वहीं उस एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, वहां पे स्कूल्स बनते हैं, रोड्स बनते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं, और ये लूप चलता रहता है। और शुरू में क्वालिटी पे ऑनेस्टली बहुत मजाक भी बनता था, चले तो चांद तक वरना रात तक, लेकिन चाइना ने सेम प्रोडक्ट को बार बार बनाया, प्रोसेस इंप्रूव करी और स्केल बढ़ाया। चीप क्वालिटी से स्टार्ट किया था, लेकिन आज चाइना ग्लोबल क्वालिटी अचीव कर चुका है। दूसरी तरफ इंडिया के पास भी ये सारे एडवांटेजेस थे और उन्होंने भी ग्लोबल मार्केट्स के लिए डोर खोले, लेकिन तब तक चाइना ऑलरेडी सप्लायर बन चुका था, उन्हें वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला जो इंडिया को नहीं मिल पाया। फैक्टर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाई चेन। देखो, फैक्ट्री सिर्फ मशीन से नहीं चलती, उसके पीछे का एक पूरा नेटवर्क होता है। वो रोड्स हो गया, पोर्ट्स हो गया, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ये सब कुछ चाहिए होता है एक फैक्ट्री को एफिशिएंटली चलाने के लिए। चाइना की गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में सोच लिया था कि यार हम लोग पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर कंपनीज लाएंगे, लेकिन इंडिया में थोड़ा उल्टा ही होता है, पहले कंपनीज आती हैं और फिर जाके उस एरिया में रोड्स डेवलप होती है। और अगर मैं तुम्हें वापस थोड़े से नंबर्स बताऊं तो चाइना का शंघाई पोर्ट दुनिया का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट में से एक है। उसका एनुअल ट्रेड वॉल्यूम $647.7 बिलियन है सिर्फ एक पोर्ट से। दूसरी तरफ इंडिया का बिगेस्ट पोर्ट JNPT मुंबई, उसका एनुअल ट्रेड $100 बिलियन है। शंघाई अकेला इंडिया के टॉप 5 पोर्ट से भी ज्यादा ट्रेड करता है। और अगर रोड्स एंड हाईवेज की बात करें तो चाइना का एक्सप्रेस नेटवर्क 1,77,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का है और ये दुनिया का लार्जेस्ट है। ये हाईवेज, फैक्ट्रीज और पोर्ट्स को ऐसे जोड़ता है जैसे एक जाइंट असेंबली लाइन हो। और इसी के साथ साथ कुछ जगहों पे तो चाइना में 50 लेन रोड है, और मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम खुद जाके इसको सर्च भी कर सकते हो। अब दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी अच्छे रोड्स हैं, ऐसा मैं तो नहीं मानता और तुम भी शायद नहीं मानते होंगे। मतलब कुछ हाईवेज जेन्युइनली वर्ल्ड क्लास है, लेकिन तुम भी जानते हो वो वायरल वीडियोस जहां पे एक 4 लेन का हाईवे आगे जाके 2 लेन में बन जाता है और कुछ फ्लाईओवर्स में सीधा 90 डिग्री का टर्न मिलता है। अब हम बात करते हैं फैक्टर 4,
वर्कफोर्स, एजुकेशन एंड कैपिटल। देखो एक अच्छी फैक्ट्री खड़ा करना एक काम है, लेकिन उसको एफिशिएंटली चलाना वो असली दिक्कत है, वो असली गेम है। चाइना ने सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बनाई, उन्होंने लोगों को भी ट्रेन किया, एजुकेशन से इंडस्ट्री को डायरेक्टली लिंक किया। किसी रीजन में अगर इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्रीज आ रही हैं तो वहां के इंस्टीट्यूट्स में भी इलेक्ट्रॉनिक स्किल्स सिखाए गए। स्कूल से निकलते ही इंसान डायरेक्टली प्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट बन जाता था, जिसकी वजह से लोगों के पास रियल स्किल्स थे। उनको आता था कि कंपनीज को कैसे ढंग से रन करना है और ऑपरेट करना है। प्रोजेक्ट 211 जहां पे 100+ यूनिवर्सिटीज को स्ट्रेंथन किया गया, मास लेवल पे क्वालिटी इंप्रूव करी गई। प्रोजेक्ट 985 सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटीज को वर्ल्ड क्लास पुश करो, हेवी फंडिंग करो, बेस्ट फैकल्टी दो, रिसर्च लैब्स डालो। एज ए रिजल्ट क्या हुआ? चाइना की 7 से 8 यूनिवर्सिटीज आज दुनिया के टॉप 100 में है और इंडिया का 0। सो बेसिकली चाइना ने दोनों चीजें क्रैक करी, कैसे एक इलाइट ब्रेन बनाना है और मास वर्कफोर्स भी बनानी है। जहां पे इंडिया फेल हो गया और सिर्फ इलाइट क्लास में ही बना पाया, इंडिया में आज भी जो ज्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स है, वर्कर्स है, यूथ है, उनको काम कैसे होता है वो इंडस्ट्री के लिए आता ही नहीं है, वो रेडी ही नहीं है जॉब करने के लिए। अब ये सारा पास छोड़ के आज थोड़ा प्रेजेंट में बात करते हैं। आज चल रही है एआई की रेस, और एआई की इस रेस में पता है इसका फ्यूल क्या है? चिप्स, हाई एंड एआई चिप्स। अमेरिका ने डिसाइड किया चाइना को एडवांस एनवीडिया चिप्स नहीं मिलेगी, मतलब H100, A100 ये सब कुछ रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। सीधा मैसेज यूएस ने चाइना को ये दिया कि टेक्नोलॉजी का कंट्रोल हमारे पास है। अब 2 ऑप्शन थे चाइना के पास, या तो कंप्लेन करो या तो खुद का सिस्टम बिल्ड करो, और गेस करो चाइना ने क्या चूज किया होगा। उन्होंने हुवावे को पुश किया अपना सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए। हुवावे का किरिन 9000S चिप रिस्ट्रिक्टेड एनवीडिया चिप से भी बढ़िया बना, डिपेंडेंसी कम करी, कंट्रोल अपने हाथों में लिया। फिर आता है डीप सीक। जनवरी 2025 का अर्थक्वेक। जनवरी 2025 में चाइना की एआई कंपनी डीप सीक ने R1 मॉडल लॉन्च किया, जिसकी परफॉर्मेंस के बारे में तुम सब जानते होगे। ओपन एआई के O01 मॉडल के बराबर, कॉस्ट 95% कम। एनवीडिया के स्टॉक्स एक दिन में $600 बिलियन से ज्यादा क्रैश हो गए। अमेरिका ने सोचा था कि अगर हम लोग चाइना को चिप्स का सप्लाई नहीं देंगे तो चाइना पीछे छूट जाएगा, लेकिन चाइना ने बिना यूएस के चिप्स को ही अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। और ये सब कोई इंसिडेंट नहीं है, ये सिम्टम्स है उस गैप का जो अभी एग्जिस्ट करता है। और ये सब पहली बार नहीं हुआ है, चाइना हमेशा दूसरों से एक स्टेप आगे ही रहता है। कल दुनिया एआई पे चलेगी और एआई डेटा सेंटर्स पे चलता है। डेटा सेंटर्स इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, मतलब कल को जो एनर्जी का प्रोडक्शन कंट्रोल करेगा वही कहीं ना कहीं फ्यूचर को कंट्रोल करेगा, फ्यूचर का बॉस होगा। चाइना आज दुनिया का 80% सोलर पैनल बनाता है, पूरी दुनिया का 80%। डेजर्ट्स पे सोलर प्लांट्स, माउंटेन्स पे सोलर ग्रिड्स, वाटर के ऊपर फ्लोटिंग सोलर फार्म्स। अब तुम ये सब सुनने के बाद सोच रहे हो यार चाइना तो बहुत आगे है, एकदम परफेक्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आया है। इतना डेवलपमेंट आया है बट एट अ कॉस्ट। प्रॉब्लम 1, डेट क्राइसिस। चाइना ने डेफिनेटली बहुत अच्छी ग्रोथ करी है, लेकिन इट हैज कम एट अ कॉस्ट। चाइना ने ग्रोथ के लिए मैसिव बोरिंग करी थी। आज टोटल डेट इकोनॉमी का साइज लगभग 300% के आसपास एस्टिमेट किया जाता है। ग्रोथ फास्ट थी बट उसकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा थी। सेकेंड प्रॉब्लम, रियल एस्टेट कोलैप्स। चाइना की ग्रोथ का बड़ा इंजन था रियल एस्टेट, पर ओवर बिल्डिंग हो गई है और एवरग्रांडे जैसे जाइंट कोलैप्स करके एज पे आ गए हैं। चाइना में गोस्ट सिटीज बन गई है, जहां पे पूरी सिटीज बन गई है, बिलियंस खर्च हो गए हैं, लेकिन रहने के लिए लोग नहीं है। प्रॉब्लम 3, एजिंग पॉपुलेशन। 1 चाइल्ड पॉलिसी का साइड इफेक्ट आज देखने को मिल रहा है। आज वर्किंग पॉपुलेशन लगातार श्रिंक हो रहा है। 2035 तक चाइना की 30% पॉपुलेशन 60+ साल की हो जाएगी, मतलब फ्यूचर ग्रोथ स्लो हो सकती है, वर्कफोर्स कम हो जाएगी और पेंशन बर्डन और ज्यादा बढ़ जाएगा। प्रॉब्लम 4, फ्रीडम डेफिसिट। 1 पार्टी सिस्टम बहुत जल्दी फास्ट एग्जीक्यूशंस लेता है, लेकिन उसकी दिक्कत ये है दैट यू हैव 0 पॉलिटिकल फ्रीडम। जैक मा ने एक स्पीच में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था और 3 महीने में वो पब्लिकली वैनिश हो गए। एंटरप्रेन्योर्स रिस्क लेना बंद कर देते हैं जब उन्हें डर होता है कि मैं कुछ भी करूं, हो सकता है मेरे को रेगुलेट कर दिया जाए या मेरा धंधा बंद कर दिया जाए। चाइना की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वही उसकी कहीं ना कहीं एक वीकनेस भी है। अब हम फाइनली बात करते हैं इंडिया चाइना को कैसे पीछे छोड़ सकता है। देखो इंडिया ऑलरेडी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है, लगभग 6 से 7% की एनुअल ग्रोथ रेट है, और दूसरी तरफ चाइना की ग्रोथ रेट सिर्फ 4 से 5% की है। फिर भी ये गैप इतना ज्यादा बड़ा है कि इस स्पीड से अगर हम चलेंगे तो इंडिया को चाइना को पीछे छोड़ने में लिटरली डेकेड्स लग जाएंगे। तो जब बात आती है कि हम इंडिया की स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, सिंपल है, पॉलिसी प्लस एग्जीक्यूशन विद स्पीड। पॉलिसीज अनाउंस करना बहुत इजी है, इंप्लीमेंट करना मुश्किल है, और फास्ट इंप्लीमेंट करना उससे भी ज्यादा मुश्किल। PLI स्कीम का एग्जांपल ले लो, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में काम किया। एप्पल ने इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट किया, फॉक्सकॉन हैदराबाद में आया, टाटा होसर में। ये मॉडल स्केल करो सिर्फ फोन्स में नहीं बल्कि ईवीज में, सेमीकंडक्टर्स में, डिफेंस तक में। सेकेंड चीज, फोकस ओवर स्किल्स नॉट डिग्री। इंडिया में हर साल 1 करोड़ लोग जॉब मार्केट में एंटर करते हैं,
इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में से 50% से भी ज्यादा लोग एम्प्लॉयबल ही नहीं होते। सॉल्व करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग को इंडस्ट्री से लिंक करना पड़ेगा, जैसे जर्मनी ने किया है। जर्मनी का डुअल एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पे स्टूडेंट साइमल्टेनियसली स्कूल और फैक्ट्रीज दोनों में ट्रेन होते हैं। इससे डिग्री तो मिलेगी, लेकिन डिग्री के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल रियल लाइफ स्किल्स भी डेवलप होंगे। थर्ड चीज, मैन्युफैक्चरिंग पुश, नॉट जस्ट द सर्विसेज। इंडिया की इकोनॉमी सर्विसेज पे हेवीली डिपेंड करती है। आज लगभग 55% ऑफ द इंडियन जीडीपी कम्स आउट ऑफ द सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग से सिर्फ 17% के आसपास आता है। चाइना में के सेम रेशियो 27 to 28% का होगा। एप्पल ने इंडिया में शिफ्ट किया कि एक सिग्नल है, लेकिन एक सिग्नल काफी नहीं है, एक पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। वियतनाम ने क्या किया था? सैमसंग ने चाइना से वियतनाम शिफ्ट किया 2014 में। 2023 में वियतनाम की टोटल एक्सपोर्ट्स का 20% सिर्फ सैमसंग से आता था। एक बड़ी कंपनी अट्रैक्ट करो और उसके आसपास की पूरी सप्लाई चेन ऑलरेडी तुम्हारे पास आने लग जाएगी। फोर्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी। ऐसी चीज बनाओ जो 10-20 साल चले। इंडिया में हर साल करोड़ों रुपए सिर्फ रोड के रिपेयर पे खर्च हो जाते हैं। इसकी जगह अगर हम लोग क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए तो मेंटेनेंस कॉस्ट ऑटोमेटिकली 5 गुना कम हो जाएगी। फिफ्थ, लॉन्ग टर्म विजन। 5 साल का इलेक्शन नहीं बल्कि 25 साल की प्लानिंग चाहिए। इसके लिए सिंगापुर का एग्जाम्पल देख लो। ली योंग यू ने 30+ ईयर्स कंसिस्टेंट विजन के साथ अपना देश बिल्ड किया। कोरिया का पॉस्को 1968 में स्टील प्लांट बनाया। आज कोरिया वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है। दूसरी तरफ हमारे इंडिया में जैसे ही पार्टीज चेंज होती है, हमारे प्रोजेक्ट्स भी चेंज हो जाते हैं। हमें फोकस करना पड़ेगा उन चीजों पे जो नेशनल इंटरेस्ट की है। हमें 25 साल का विजन चाहिए, सिर्फ अगले 5 साल का सोचेंगे तो चीजें आगे नहीं बढ़ेगी। सिक्स्थ, डेमोग्राफिक डिविडेंड। देखो, इंडिया की मीडियन एज आज 28 ईयर्स की है, मतलब ऑन एन एवरेज एक इंडिया में पर्सन 28 ईयर्स का है। दूसरी तरफ ये सेम चीज चाइना में 39 है। मतलब इंडिया के पास एक यंग प्रोडक्टिव वर्कफोर्स है जो चाइना लूज कर रहा है। ये विंडो सिर्फ 15 से 20 साल की है, क्योंकि 2040 तक इंडिया भी एज करना शुरू कर देगा। इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज आज उसकी यंग पॉपुलेशन है। तो फाइनली ये कंक्लूजन निकालते हैं, क्या इंडिया चाइना को बीट कर सकता है? शॉर्ट आंसर है नहीं, नॉट एनी टाइम सून। 5 गुना का गैप है और डेकेड्स लगेंगे इस चीज को ओवरकम करने में। लेकिन असलियत यह है कि ये क्वेश्चन पूछना ही गलत है। सही क्वेश्चन ये है, क्या इंडिया अपना बेस्ट वर्जन बन सकता है? और उसका जवाब है हाँ, अगर एग्जीक्यूशन इंप्रूव करे, अगर हम स्किल्स पे फोकस करें और डिग्रीज पे नहीं, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करें और एक लॉन्ग टर्म विजन पे फोकस करें इंस्टेड ऑफ अ शॉर्ट टर्म विजन, ये सब करने के बाद इंडिया डेफिनेटली अपना बेस्ट वर्जन बन सकता है। चाइना ने एक सिस्टम बनाया और इंडिया को भी एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, और यही चीज डिसाइड करेगी क्या हम सच में विश्व गुरु बनेंगे या सिर्फ विश्व गुरु बनने के सपने देखते रहेंगे। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।